Hello everyone, welcome to iExamB, and today I have with us Mr. Shagun Singh, who has cleared RBI Grade B officer for the DEPR stream. So many congratulations, Shagun, for making it, and you've become the DEPR officer this year. Thank you so much, it's a great pleasure to be here on iExamB platform. Thank you, Shagun, for taking out time to talk to us and help future aspirants in understanding the preparation and all. So Shagun, थोड़ा सा हिंदी में इसको करें. कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि हम हिंदी में कंडक्ट करें, तो हम हिंदी में कर सकते हैं. Yes, ma'am, definitely, ma'am. Sure. ओके, सो शगुन का मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड देती हूँ, बाकी डिटेल्स शगुन भी बताएंगे. तो शगुन ने अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स किया था, बीएससी एंड एमएससी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर, एंड आफ्टर दैट ही हैज वर्कड इन द प्राइवेट सेक्टर and simultaneously also preparing for DEPR exam and giving the DEPR exam. This was his third attempt and the first time that he reached the interview stage, and he cleared it in the interview stage. So once he reached the interview stage, he made sure that he clears it. So many congrats once again, Shagun. And आपसे अब थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कैसे आपने DEPR के बारे में सोचा, इसकी प्रेपरेशन करनी शुरू करी, एंड क्या आपकी जर्नी रही है. ओके मैम. सो मैम बेसिकली मैंने डुअल डिग्री प्रोग्राम किया था, बैचलर्स एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स आईआईटी कानपुर से, and I passed out from there in 2018. And post that उसका मैंने 2.5 साल एक्सेल सर्विसेज में काम किया था. गुड़गांव मेरी लोकेशन थी. एंड उसके बाद बेसिकली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स बेसिकली. And ये एग्जाम, this was my third attempt in DEPR exam. In 2018 and 2021, I have given this exam before. So in 2018 and 2021, both I cleared phase 1. And after clearing phase 1, So after clearing phase 1, basically my phase 2 exam was not getting cleared in both these attempts. And actually this year I got to know the reason why it was not happening. Basically, मेरा जो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का पोर्शन था, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम. And so basically this time, by God's grace, this time I was able to finally clear this exam. ग्रेट शगुन. सो शगुन, जैसे आपने फेज 1 पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक्स का ही पेपर होता है लेकिन पूरा ऑब्जेक्टिव नेचर रहता है, तो उसकी आपने कैसे प्रेपरेशन की, बिकॉज ये आपने हर बार क्लियर किया है जब भी आपने एग्जाम दिया. तो इजी है इसलिए हमेशा हो जाता था कि कोई पर्टिकुलर तैयारी आपने करी, आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे, किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगे कि पेपर 1 हम लोग का क्लियर हो? सो मैम, मतलब if I talk about myself, मेरा पर्सपेक्टिव से एक्चुअली मैम फ्रॉम कॉलेज टाइम इटसेल्फ मेरे को मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी बेसिकली फ्रॉम, और सिंस आई एम फ्रॉम अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड इटसेल्फ, क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन की थी, फिर वहाँ पे 4-5 साल रहे भी. सो आई फेल्ट उसकी वजह से मतलब मेरे को फेज 1 में कभी प्रॉब्लम नहीं आई. एंड अगेन थोड़ा बेसिक्स भी, मतलब जैसे लाइक फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड टू बी माय स्ट्रॉन्ग एरिया. सो माइक्रो में और न्यूमेरिकल्स वगैरह में मेरे को पहले से इंटरेस्ट था. बाकी ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की. जैसे निकोलसन एंड स्नाइडर की बुक है, उसके न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे थे, तो वो उनकी प्रैक्टिस भी की थी मैम. सो मतलब उससे थोड़ा फेज 1 का मतलब मेरे को कभी बहुत ज्यादा वो नहीं रहा. एंड अगेन स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी मतलब ठीक थे मैम मेरी पहले से ही. उसके लिए भी मैंने एक ऑनलाइन रिसोर्स रेफर किया था, strattrack.com नाम की वेबसाइट है. सो वहाँ से मैंने स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस वगैरह की थी, फॉर्मूले वगैरह लिखे थे. सो मतलब उसकी वजह से फेज 1 में मेरे को कभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. बट फेज 2 वाज
was always a pain point. ओके, सो जैसे आपने बताया कि न्यूमेरिकल्स, क्योंकि काफी न्यूमेरिकल हैवी पेपर होता है, माइक्रो में भी आते Yes, हैं ma'am. और इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स तो है ही पूरा। सो Yes. अगर अच्छी प्रैक्टिस की जाए तो पेपर 1 जो फेज 1 में आता है वो क्लियर किया जा सकता है। Yes. एंड Yes. बुक्स आपने कुछ बताई हैं, और भी बुक्स हैं हमारे चैनल पे, आज हमने एक और वीडियो करी है, तो बुक्स आप और वो भी देख सकते हैं लिस्ट की कौन कौन सी यूज करते हैं मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। अगर फेज 2 की Yes. बात करें, जैसे ये आपका पेन पॉइंट था, आपने बताया कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग Yes. थोड़ा सा ज्यादा फोकस Yes. था, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, Yes. अब इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके, इंडियन इकोनॉमी के भी आते हैं और इकोनॉमिक्स रिलेटेड, प्योर Yes. इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी आते Yes. हैं। Yes. तो Yes. आपने दोनों पे फोकस किया, कैसे आपने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया इस साल टू मेक श्योर कि आपका इस बार फेज 2 क्लियर हो? सो मैम, मोस्टली जो मेरा फोकस था वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाली चीज पे था, क्योंकि एक्चुअली मेरे को मतलब इस साल मेरे को ये आइडिया लगा कि लास्ट ईयर से तो मतलब मैं क्वेश्चन ढंग से लिख ही नहीं रहा था, स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले पेपर में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर तो फिर भी आपको टाइप करना होता है और उसमें राइट। मतलब उसमें थोड़ा मतलब आंसर राइटिंग वगैरह का फिर भी इतना ज्यादा रोल नहीं है। बट एक्चुअली इकोनॉमिक्स के पेपर में मैं इनफैक्ट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वो वाला फॉर्मेट भी फॉलो नहीं कर रहा था टिल लास्ट ईयर. दिस ईयर ओके, आई गॉट टू नो. So that was a major issue. And then basically, once I did answer writing itself for like 1-2 months, gradually अपने आप को पता चल जाता है, अगर आप एक क्वेश्चन लिखते हो कि इंट्रोडक्शन में मैं और बेटर क्या लिख सकता हूँ, राइट। किसी डेफिनेशन के बजाय if I give some data, then obviously the data looks more useful in an economics paper. And then obviously how can we because if we majorly see this DEPR phase 2 paper, the questions are like for economics, they are majorly straightforward. And then I'm coming to yes, and then I'm coming to the balance between Indian economy paper and the other subjects. So ma'am, majorly my focus was on Indian economy, because the answer writing part, it's basically majorly focused on the type of question that are asked in Indian economy only. But yeah, but yes, obviously, if we see the technical questions also, they're also अगर हम कुछ इंट्रोडक्शन अच्छा सा देते हैं, कोई अच्छा सा डेटा दिया किसी ट्रेड के क्वेश्चन में, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में कोई अच्छी सी डेफिनेशन दे दी, तो ऑब्वियसली इट वर्क्स एज अ प्लस पॉइंट. सो वो चीज मैंने इस साल थोड़ी ज्यादा की थी. बट या आई मीन अभी मार्क्स नहीं आए, सो आई कांट से कि कितना कितना उसमें है। इम्प्रूवमेंट हुआ है. But like when I was writing the paper this year, I felt the difference when I was writing the questions as compared to last year's. ओके, तो शगुन ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, एंड जैसे आपने खुद भी लर्निंग करी अपने पास से कि कैसे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड एक जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, द स्ट्रक्चर, आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है कि एक इंट्रो होना चाहिए, एक मेन बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, बिकॉज वो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बताता है प्रेजेंट करने की आपकी इंफॉर्मेशन, कि आप उस टॉपिक को कितना समझ पाए और कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट। कई बार हम समझ पाते हैं लेकिन हम समझा नहीं पाते, तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि हम समझे भी हैं और समझा भी पा रहे हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर देना काफी काफी जरूरी है। तो शगुन ने तो अपने आप एनालाइज कर करके सीखा है अपनी पास्ट ओवर अटेम्प्ट से। आई एग्जाम भी पे इसकी भी इम्पोर्टेंस रहती है, तो जो हमारा कोर्स है उसमें हम फेज 2 के भी इवैल्यूएशन करते हैं स्टूडेंट्स को बताने के लिए, कि कई बार जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में शगुन ने बताया, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता क्वेश्चंस को समझने में, बट जब आप आंसर लिख रहे हो तो हर आंसर में कुछ की वर्ड्स होते हैं, कुछ की डेफिनेशंस होती हैं, अगर वो आप अच्छे से लिखेंगे, आप उनको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, तो आपका आंसर एक किसी और आंसर से बेटर हो सकता है, तो एक नॉर्मल आंसर में। सो अगर वही गाइडेंस हमें ठीक से मिलती रहे या बताते रहे कोई, तो वो काफी हेल्प करता है हमें ही अपने इम्प्रूव करने में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन हम समझाएं कैसे, उसको लिखें कैसे, उससे काफी फर्क पड़ जाता है। So that's very very critical point, and Shagun, thank you for sharing that. And हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होता है हम लोग का खुद का भी राइटिंग स्टाइल एंड ऑल।
सो शगुन, अगर हम नेक्स्ट लास्ट फेज की बात करें, तो इस बार जब आपका फेज 2 क्लियर होगा तो आप ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हुए होंगे जब आपने देखा होगा कि इस साल Yes, sir. आपने फेज 2 क्लियर कर लिया। तो Yes, फेज definitely. 3 के लिए आप कॉन्फिडेंट थे इंटरव्यू स्टेज के लिए कि नर्वस थे? So, ma'am, like obviously, I was excited because this was the first time I was getting this opportunity to interview at such a prestigious organization. But obviously, since I mean, interview के लिए एक nervousness तो थी मैम, क्योंकि and if I talk about myself, like in an individual perspective, then मेरे को थोड़ी नर्वसनेस ज्यादा रहती थी इस चीज के लिए, बट देन आई डिसाइडेड टू गिव एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। और बाकी लोग, मतलब जो मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स थे उनसे भी थोड़ा फीडबैक वगैरह लेना कि लाइक हाउ टू हैंडल माई सेल्फ एंड हाउ टू नॉट थिंक अबाउट अदर थिंग्स व्हिच आर देयर, सो दैट यू नो आई कैन लाइक मेंटेन माई फोकस एटसेट्रा। सो मैम वो चीज पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया था, सो दैट यू नो आई वाज एबल टू बेसिकली प्रेजेंट माई सेल्फ बेटर, बिकॉज वो चीज काफी ज्यादा मैटर करती है। एज यू हैव ऑलरेडी सेड, it's also very important in the written part of the examination as well, because the knowledge, I mean, there is only a boundary to the knowledge which is already present in the in the all aspirants, but उस चीज को अगर हम थोड़े अच्छे से स्ट्रक्चर करके प्रेजेंट कर दें तो शायद वो उस चीज पे नंबर थोड़े ज्यादा। ट्रू ट्रू। सो आपने जैसे बताया कि इंटरव्यू के लिए आपने दो एस्पेक्ट को देखा था, कि एक तो प्रिपरेशन था ही और दूसरा था कि आपने अपने आप को मेंटली भी काफी प्रिपेयर किया था, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप बात करते रहे थे ताकि यू नो आपको नर्वसनेस कम कर पाए, अपन बेटर प्रेजेंट कर पाए। सो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें एक बार नॉलेज जो आपने बताया कि एक चीज है, डेफिनेटली कंटेंट तो हमें चाहिए बात करने के लिए एंड ऑल, बट दूसरा होता है कि हम ठीक से बात कर पाए स्टेबल होके मेंटली, एंड हम ऐसा नहीं हो कि यू नो वी हम फ्रीज हो जाएं वहां पर और जो हमें आता है हम वो भी ना बता पाए। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी मेंटल स्टेट पे भी काम करें, हम अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करें, अपनी प्रेजेंटेशन पे भी काम करें, एंड ओवरऑल। सो आपने जैसे मॉक इंटरव्यूज किए थे, आपने हम एग्जाम भी के साथ मॉक इंटरव्यू किया था, तो कितना यूजफुल रहा था एंड क्या सिमिलैरिटी थी आपके मॉक और एक्चुअल इंटरव्यू में? So, ma'am, it was actually like highly, very useful for me, because the questions that were asked in iExam mock interview, so they were mostly based on my profile only, and if I recall correctly, I think around 60 to 70% of my interview was mostly related to my profile itself. Great, so great. the interview at was highly useful, and some of the questions which are asked in the iExam mock interview, they were like verbatim asked from me in the actual interview itself. So yeah, I mean, so that was a very big I mean that was a very big plus point for me actually, because I was able to since I had faced those questions before, so that way I was already prepared for those questions and I was able to answer them. Great. As per the best. That is so nice to hear, Shagun. I was also one of the panel members for your mock interview. Yes, so it's great to you know get to know that कि जो हम लोग ने पूछा आपसे वो डायरेक्टली वहां पे पूछा गया। Ma'am, actually you were the person who asked me those questions, so great, that is awesome। मतलब बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको वो डायरेक्टली हेल्प हुआ, एंड ये एक्चुअली बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शगुन ने जो बात कही ना कि उनके 60 to 70% क्वेश्चंस प्रोफाइल रिलेटेड थे, एंड ये काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। यूजुअली इंटरव्यूज का वही पर्पस होता है, क्योंकि वो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, तो प्रोफाइल को देखा जाता है, उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉक में भी हमारा भी वही इंटेंशन है कि हम आपको जितना एक्सपोजर दे पाए आपके स्पेसिफिक, आपके बायोडेटा से रिलेटेड, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, क्योंकि जेनरिक क्वेश्चन तो सबको पता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, बट उनको आपके हिसाब से मोल्ड क्यों, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो वो काफी जरूरी होता है।
तो शगुन बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि डायरेक्टली आपसे वो क्वेश्चंस पूछे गए एंड वो आप उसके लिए एकदम रेडी थे। तो आप बहुत अच्छे से मॉक में तो आई थिंक आप नहीं थे बिल्कुल भी रेडी, आप मुझे क्वेश्चंस बता रहे थे एंड वो क्वेश्चंस आपको काफी मतलब केम एज अ सरप्राइज टू यू मॉक में, बट एक्चुअल में जब वो पूछे गए होंगे तो आप कितना अच्छे से प्रिपेयर्ड रहे होंगे उससे काफी फर्क पड़ गया होगा। तो दैट इज ग्रेट टू लिसन। तो शगुन आप जैसे नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन रहता है कि कुछ कुछ रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, कि ये सब रीडिंग्स करनी चाहिए। तो आपने कितना आपने इन सब पे फोकस किया था, कितना टाइम स्पेंड किया होगा? So मैम, इकोनॉमिक सर्वे, तो बेसिकली मैम, like I read it like from cover to cover. इकोनॉमिक सर्वे तो मैंने कवर टू कवर पढ़ा था जब वो आया था। Then मैम, these reports etc actually, वो so basically I think इनसे क्वेश्चन आता है फेज 2 में, बट वो मैं लीव करके आया था क्योंकि उस टाइम पे मैंने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी नहीं थी। ओके बट फिर मैम इंटरव्यू के टाइम तो ऑब्वियसली ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट अगेन उस समय मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको कवर टू कवर पढ़ पाऊँ, बट मैंने ये काम किया था कि ऊपर ऊपर से सारी रिपोर्ट्स देख ली थी। ओके एंड अगेन उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, तो वो रिपोर्ट्स। इनफैक्ट उन्होंने पूछा था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपने पढ़ी है क्या, और मतलब मैंने उनको बोल दिया था कि ऊपर ऊपर से ही पढ़ी है। बट अगेन दे आस्क्ड मी व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो, मतलब वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। बट माय फोकस वाज ऑन बेसिकली, उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बट मेरे को ये भी था कि इफ आई लीव आउट एनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देन दैट माइट कम एज अ नेगेटिव, so that's why I read like reports, but just in a brief, not like spend. ग्रेट ग्रेट, दैट्स If I would have, अगर मेरे पास टाइम होता तो definitely I would have read them, but हाँ, लेकिन आपने पहले भी कुछ पढ़ी थी एंड डिटेल्स में पढ़ी थी, तो श्योर वो हेल्प तो रहता ही है, मतलब बिकॉज अंडरस्टैंडिंग है। जब आप ऊपर से दोबारा पढ़ रहे हैं तो आप yes sir, रिकलेक्ट कर पाते हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो एक एबिलिटी आ जाती है उसमें उनको देख पाने की। तो वो काफी हेल्पफुल करता है कि अगर आपने पास्ट में भी सिमिलर टाइप ऑफ रिपोर्ट्स या वही रिपोर्ट्स पहले पढ़ी है डिटेल में तो आप कर पाते हैं। आई एम श्योर वो शगुन आप मॉडेस्ट हो रहे हैं, आपको बिल्कुल हेल्प किया होगा पहले से वो पढ़ना। तो शगुन एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज आपने एग्जाम ये पहले भी दिया है, तो आपकी कुछ yes, लर्निंग्स हुई होंगी इन टर्म्स ऑफ कौन सी मिस्टेक्स हैं या कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए। हम काफी बार ज्यादा बात करते हैं कि हमने क्या किया और क्या सही किया, बट हमारी yes, काफी लर्निंग उससे आती है कि जो हमने नहीं yes, किया और नहीं करना चाहिए था और हमने नहीं किया तो ठीक किया। तो ऐसे कुछ yes, पॉइंट्स आपके भी हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे एस्पिरेंट से, फ्यूचर एस्पिरेंट से? so मैम, मेजरली आई थिंक एक चीज जो मतलब जो मेरे को पर्सनली लगता है, मतलब आई थिंक इकोनोमेट्रिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका काफी फियर रहता है लोगों में, और लोग शायद उस वजह से उस सब्जेक्ट को काफी ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं। बट आई थिंक अगर हम इकोनोमेट्रिक्स की बजाय वही टाइम अगर हम जो थोड़े इजी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, तो मैम अगर हम वो टाइम उधर डिवोट करेंगे तो आई थिंक उधर रिटर्न थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी आई मीन उसकी वेटेज ज्यादा है काफी फेज 1 में। बट अगर हम प्रैक्टिस करें और हमारे फॉर्मूले वगैरह हमको याद है तो आई थिंक इट्स मोर और लेस वो उसका काम चल जाता है। इनफैक्ट इस साल तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा? मेरे को बेस थ्योरम के भी क्वेश्चन थे जो 12th में हमने प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ी थी। सो मतलब उस चीज पे अगर हम थोड़ा मतलब इतना ज्यादा टाइम ऑब्वियसली हमको टाइम डिवोट करना है, बट डिस्प्रोपोर्शनेटली डिस्प्रोपोर्शनेट। उस पे टाइम स्पेंड करने का नहीं होना चाहिए। और मैम बाकी मैम ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑब्वियसली वो चीज भी काफी ज्यादा करती है। इसके बजाय कि हम फेज 1 के बाद जो फेज 2 का टाइम है उसमें हम फिर से थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हैं, अगर हम वही टाइम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को दे दें तो वो चीज ऑब्वियसली हमें हेल्प करेगी। एंड मैम एक और चीज जो एस्से के लिए मतलब अगर हम लोग खुद से कोई डेटा या कोट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं तो मैम ऑब्वियसली वो चीज भी काफी हेल्प करती है एस्से में।
क्योंकि वो चीज अगर हम खुद से कलेक्ट करें तो हमको याद रहता है, और उसका ऑब्वियसली रिवीजन भी करना जरूरी है एग्जाम से 1-2 दिन पहले या फिर 3-4 दिन पहले। सो वो चीज भी मतलब उस चीज का भी फिर काफी इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि अगर कोई चीज आपको याद है और आपको एग्जाम में उसको लिख पा रहे हो तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू अनदर थिंग जहाँ पे आपने पढ़ा तो है, आपकी समझ में भी आ गया, बट आपने इतना मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। So, वो सब चीजें। Right. That's so that's very important advice जो आपने दी है शगुन। सो अगर मैं रिट्रेट करूं स्टूडेंट्स के लिए, एक तो डिस्प्रोपोर्शनेटली टाइम मत दीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, स्पेशली जैसे शगुन ने इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए कहा कि अगर वो डिफिकल्ट लग रहा है, आप कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए वो इजी हो, उनका फोटे हो, तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है इसको, जैसे हम एक मैनेजमेंट में जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कमिटमेंट बायस, कि कोई चीज हम एक बार करने लगते हैं एंड नहीं हो रही है, या अगर हमने शुरू कर लिया तो हम उसको खत्म ही करके रहेंगे, वैसे एटीट्यूड होता है तो हम छोड़ नहीं पाते। वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, सबके साथ होती है, लेवल्स डिफर करते हैं कितने लेवल तक आप लेके जाएंगे, बट ये कमिटमेंट बायस वाली चीज बहुत होती है, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्चुअली ये काफी डेट्रीमेंटल हो सकती है, काफी हर्ट कर सकती है आपके लिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और कॉम्पिटिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें 100 मार्क्स लाने हैं, हमको अपने कंपटीशन से ज्यादा लाना है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ रिकग्नाइज करना, प्लस जो इजीली स्कोर करा जा सकता है उनको फोकस करके अपना स्कोर बढ़ाना ज्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी बनाना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो शगुन बहुत अच्छी चीज आपने करी कि हमें ना डिस्प्रोपोर्शनेटली अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती की हर चीज को इक्वल वेटेज या मोर देन प्रोपोर्शनेट टाइम देकर। एंड सेकेंड जो आपने बताया डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, कि ये भी हमारी काफी टेंडेंसी होती है कि हम वापस से पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं और हम मेंटली नोट भी कर रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे आंसर लिखेंगे, लेकिन जब तक हम एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें वो स्ट्रक्चरिंग करना नहीं आता, हमें वो स्पीड नहीं आती टाइमली करने की। तो वो प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। सो निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए हमें प्रैक्टिस करना। तो काफी अच्छे पॉइंट्स बताए शगुन आपने, काफी हेल्पफुल पॉइंट्स बताए। और मैम इन चीजों के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे आप लोगों की भी टेस्ट सीरीज है तो उसका भी मतलब लोग यूज कर सकते हैं, एंड और ऑब्वियसली कंटेंट वगैरह जो भी आप दे रहे हो उसको भी मतलब उसको भी वो लोग यूज करके बेसिकली अपने नोट्स बना सकते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली प्रैक्टिस वही शगुन जो आपने पॉइंट बोला ना कि IXMP पे तो हम टेस्ट सीरीज नहीं बोलते हैं, हम उसको कोर्स ही बोलते हैं, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज अलग से जो आपने जैसे बात की, होलिस्टिक तैयारी होना जरूरी है। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर 1 के लिए तैयारी करिए या सिर्फ पेपर 2 के लिए तैयारी करिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम करने के लिए तो आपको तीनों फेज क्लियर करने पड़ेंगे। तो हमारा इसलिए हम टेस्ट सीरीज नहीं बोलते, उसको हम कोर्स बोलते हैं, और वो शुरू से एंड तक आपको पूरा हैंड होल्डिंग करेगा। एंड जो आपने बताया कि प्रैक्टिस होती है, उस पर जब फीडबैक मिलता है ना तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये लैक कर सकता है, इसमें हमें इम्प्रूव कर सकते थे, इसको हम ऐसे बेटर कर सकते थे। तो वो ही आइडिया रहता है। तो शगुन थैंक यू, आपने जो ये पॉइंट बोला आप अपने आप लेके आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, ये हमें अपने आप को रिफाइन करने में हेल्प करती हैं। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर डायमंड को भी शाइन करने के लिए कटिंग की जरूरत होती है। तो बस वही पॉइंट है। तो थैंक यू सो मच शगुन, आपने काफी रेलेवेंट पॉइंट्स टू डू एंड नॉट टू डू दोनों डिस्कस किए। आई एम श्योर कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल करियर एट RBI, and thanks once again for joining us today here and taking out time to talk to us. Yeah, thank you so much, ma'am. Actually, the pleasure is all mine. Thank you so much. Okay.